done. नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कई राज्यों से कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच बिहार में भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और मामले बढ़ने और लोगों की लापरवाही को देखते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी के सामने हाथ जोड़ लिया और लोगों से अपील की है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। नहीं, मैं बहुत ही विनम्रता से और हाथ जोड़ के बिहार की जनता से ये आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि कोरोना से जरूर डरें। कोरोना से संबंधित जितने प्रोटोकॉल का पालन करना है वो जरूर करें। कोरोना गया नहीं है, कोरोना नियंत्रित हुआ है और आज भी देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं और उन समाचारों से हमको संज्ञान लेते हुए सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपस में दूरी रखें, किसी भी सार्वजनिक स्थल पे बहुत भीड़ भाड़ न लगाएं, मास्क का सदुपयोग निश्चित करें, हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और इस कोरोना से बचने का जो सबसे बड़ा उपाय टीका है वो टीका जरूर लें। चलिए, सभी उपायों को समझा रहे थे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। चाहते हैं कि मंगल मंगल हो, लेकिन आप लोगों की लापरवाही से अमंगल वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए, इस 8 दिन का डेटा हम सामने रख रहे हैं। आंकड़े 8 दिनों वाले क्या कहते हैं, जरा देखिए बिहार में क्या चल रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और हम ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 25 जुलाई को क्या हुआ, 26 जुलाई को ये आंकड़े कितने पहुंचे, 27 जुलाई को यह आंकड़ा बुलंदियों को छूता नजर आया, 67 नए मामले सामने आ गए। 28 जुलाई की तारीख जब 76 मामले सामने आ गए। इसी तरीके से 29, 30, 31 और 1 अगस्त तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। कुछ एक अगर 10 या 5 नंबर्स की अगर कमी हो तो उसे कमी नहीं माना जाएगा, लेकिन आंकड़े 8 दिन में बढ़ते जा रहे हैं। टॉप 5 संक्रमण वाले जरा राज्यों जिलों को देख लेते हैं। पटना सबसे पहले, 24 घंटे में 4 नए मामले, गया में 24 घंटे में 5 नए मामले। आंकड़े लिखे हुए साफ स्पष्ट तौर पर। मुजफ्फरपुर में कोई मामला नहीं आया, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी निगाह वहां पर टिकी हुई है। बेगूसराय में 24 घंटे में 3 नए मामले सामने आए। इसी तरीके से भागलपुर में 2 नए मामले सामने आए। आंकड़ा आपके सामने है, भागलपुर का आंकड़ा 25,000 को पार कर चुका है। तो ये आंकड़े। इसके बाद एक्टिव केसेस कितने थे, टॉप 5 एक्टिव केसेस हम आपको बता रहे हैं उन जिलों की। गया में 24 घंटे में किस तरीके से बदलाव हुए आंकड़ों में। मुजफ्फरपुर में ये टॉप 5 जिले कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम एक्टिव मामले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक्टिव मामले क्या कहते हैं। तो ये पटना, बेगूसराय, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण का आंकड़ा। इसके अलावा रिकवरी रेट भी जानिए, क्या रिकवरी रेट क्या है। तो ये टॉप 5 जिले हम आपको बता रहे हैं। टॉप 5 में कौन है, सबसे पहले पटना, उसके बाद गया। कितने लोगों ने कोरोना को कैसे मात दी, किस तरीके से गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए, ये सारी चीजें आप रिकॉल कीजिए क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। आंकड़े बढ़ रहे हैं। भारत का अपडेट क्या कहता है ये भी हम आपको बताएंगे। रिकवरी रेट को पहले देखिए। भारत कोविड-19 अपडेट जरा समझिए कि ये केसेस हैं और किस तरीके से उसमें बढ़ोतरी हुई है, कुल मामले कितने हैं। और दूसरी तरफ अगर 40,134 मामले जो हैं वो यहाँ पर बढ़ते हैं। डिस्चार्ज मामलों में भी यहाँ पर बढ़त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में। और इसके अलावा बिहार का अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं। 45 नए मामले सामने आए बिहार में। कुल एक्टिव मामले यहाँ पर थोड़ी कमी यहाँ पर दिखती है 22 मामलों की, लेकिन इसके अलावा 66 मामले बढ़ रहे हैं डिस्चार्ज में। एक्टिव रेशियो हम आपको बता रहे हैं 0.06%। चलिए, इन आंकड़ों को देखने के बाद अब सीधे हम अपने मेहमानों से जुड़ते हैं। डॉक्टर अभिनव सिंह है, फिजिशियन, एम्स पटना से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर नीता केवलानी जी, शिशु रोग विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत है। मॉनसून मोहंती जी हैं, डीआरडीओ टीम लीडर वैक्सीनेशन के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर प्रभात रंजन है, कोविड रिसर्चर, इनसे तो काफ़ी अच्छी बात होगी डॉक्टर प्रभात रंजन जी, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। डॉक्टर प्रभात रंजन जी, जो आंकड़े हम प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं, वो आंकड़े तो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं और इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही अभी भी जारी है। थर्ड वेव को लेकर चिंताएं हैं, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं, अभी कुछ नौजवान भी इसकी चपेट में दोबारा आ रहे हैं, उनके लिए चिंताएं हैं, और वैक्सीन लेने के बाद भी
जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं उनके बारे में भी चिंताएं हैं। तो ये रिसर्च क्या कह रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं और राइट वे है अभी फिलहाल? अभी जो सिचुएशन है आपके बिहार की, आप यदि उसको केरला के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अभी जो रिसेंट सर्वे ICMR का हुआ आपको सेरो सर्वे हार्ड इम्यूनिटी का, तो केरला में सबसे कम था, 47% था। रेस्ट ऑफ इंडिया में आपका 60 से 72% के आसपास था। और वहाँ केरला में वैक्सीनेशन भी आपका सबसे ज़्यादा है, 2 करोड़ के आसपास डोजेज पड़ चुके हैं। लगभग 38% लोगों को वैक्सीन का एक डोज एटलीस्ट पड़ चुका है। इस रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें कि वहाँ अभी केसेस बढ़ने लगे, इसका मतलब है कि 50% से जब आपका हार्ड इम्यूनिटी नीचे जाता है तो कोविड का इन्फेक्शन का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि न्यू वेरिएंट्स जो आए हैं उसमें भी म्यूटेशंस रिपोर्टेड हो गए हैं। डेल्टा और डेल्टा प्लस दोनों में न्यू वेरिएंट्स आ गए हैं। जी। तो ये भी आपके हार्ड इम्यूनिटी के लेवल्स को पास करके प्रेजेंट कर सकता है डिजीज को वेव्स के रूप में। सो अभी क्या है बिहार में कि आपके अगस्त सितंबर तक जो हार्ड इम्यूनिटी सेकेंड वेव्स का जो मास में डेवलप हुआ है वो लगभग 70% के आसपास है। लेकिन धीरे धीरे ये डिटोरिएट करेगा और सितंबर अक्टूबर जाते जाते ये काफ़ी लो लेवल पे हो जाएगा। तो आप अभी भी कोविड के जो वायरस है वो आपकी सोसाइटी में घूम रहे हैं, हम एज ए हेल्दी कैरियर उसको एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन डिजीज़ डेवलप नहीं हो रहा है। लेकिन जब हार्ड इम्यूनिटी हमारी सोसाइटी की और हमारी कम होगी, इम्यूनिटी कोविड IgG का लेवल, तो ये आपको नवंबर के आसपास, अभी तो केसेस थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं लेकिन नवंबर के आसपास में ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। दूसरी बात है कि इस बार ये अनप्रेडिक्टेबल वेव्स है, जिसके बारे में आप वर्ल्ड के डाटा को देखेंगे तो फ्लोरिडा में काफ़ी ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट है, इंडोनेशिया में थर्ड वेव में काफ़ी इम्पैक्ट है, लेकिन कुछ एक कंट्री में कम इम्पैक्ट है। नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा हैं लेकिन कैजुअलिटी कम है। अभी केरला में नंबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन कैजुअलिटी के लिए वहाँ कितना इसका लीथल इफेक्ट होगा ये देखने के लिए हमें 10 से 15 दिन वेट करना पड़ेगा। जी। क्योंकि जो अभी इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो कितने इम्प्रूव करते हैं और कितने उसमें से नहीं इम्प्रूव करते हैं आपको 10-15 दिन के बाद पता चलेगा। सो हमें एक काम तो पक्का करना चाहिए कि मास्क को नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, मास्क ही बचाव है, एकमात्र रास्ता है और मास्क से हम लड़ सकते हैं, मास्क को पहनकर लड़ सकते हैं, यही कवच है और जिंदगी को बचाने के लिए इस कवच को धारण करना बेहद जरूरी है। मॉनसून मोहंती जी भी हमारे साथ हैं। वैक्सीनेशन की क्या रफ्तार है सर? वैक्सीनेशन को कहा जा रहा है कि अगर वैक्सीनेट हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, या फिर जो हमारा लक्ष्य है अगर उसमें हम कामयाब रहते हैं तो ये जो थर्ड वेव है उसे आने से रोक सकते हैं, लेकिन खतरे के निशान पर जो खड़ा आंकड़ा है वो बराबर मुस्कुरा रहा है। सही बात है। जो अभी हमारे पास जो हथियार हैं 2 ही हैं, एक है मास्क और दूसरा है आपके पास वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन का रफ्तार अगर देखेंगे तो पटना का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो पटना में आज लगभग हम लोग हार्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने के दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और ये जो सेकेंड डोज का जो मात्रा है वो भी लोगों में अभी जो आ रहे हैं उनमें भी लगभग अच्छा मुनाफा हो रहा है। लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स में और बहुत जागरूक होकर आ रहे हैं। सिर्फ हमारे एक चीज़ हमको जो एहसास हो रहा है, देखने को मिल रहा है, वो है कि बहुत सारे लोग अभी भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का बात है या मास्क का व्यवहार, वो वैक्सीनेशन लेने के बाद वो छोड़ने का मतलब उनका प्रैक्टिस नहीं दिख रहा है। तो वैक्सीन सिर्फ अकेला काम नहीं करेगा, उसके साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उसको भी हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये हमको अपना व्यवहार में लाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो वैक्सीन का जो रफ्तार का बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं अभी गांव से भी लोग वैक्सीनेशन की तरफ इच्छुक हो रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है अभी हमारे लिए। और लगभग पटना में जिस तरह से हम विगत दिनों में देखे थे दूसरे लहर में, जिस तरह से शायद वो दिन हमको देखने को ना मिले, इसलिए सारे लोग शायद जागरूक हैं। वैक्सीनेशन की तरफ जो हेजिटेंसी था वो कम हो रहा है, लोग आगे आके बहुत मात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और वैक्सीनेशन सारे अब सेंटर्स देखेंगे लगभग भीड़ रहता है, उसमें लोग आ रहे हैं और ये अच्छा एक संकेत है। डॉक्टर अभिनव सिंह है, फिजिशियन एम्स पटना से, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। सर, बेड की व्यवस्था एम्स में कर दी गई है और बहुत बढ़िया इंतज़ाम है, लेकिन हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आए ही क्यों। ठीक है, बेड का इंतज़ाम वो अपनी जगह रहे, हॉस्पिटल का प्रारूप बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज होगा, उसी बेड पर किसी दूसरी बीमारी से जो जूझ रहे हैं मरीज़ उनका इलाज हो जाए, लेकिन थर्ड वेव ना आए, क्योंकि 2 वेव हम लोगों को काफ़ी डरा चुका है। अभी
डॉक्टर प्रभात रंजन और मॉनसून मोहंती दोनों ने ये कहा, और सबसे पहले डॉक्टर प्रभात रंजन ने कहा कि नवंबर तक मान के चलिए कि ये स्पीड बढ़ेगी, गति बढ़ेगी। कितना हार्म हो सकता है, क्योंकि अगर चलिए हम वैक्सीनेट हो जाते हैं, उसके बाद भी केसेस आ रहे हैं, खांसी हो रही है, प्रेशर उतना ही है, एंजाइटी लेवल उतना ही हाई है, तो फिर कैसे हम इससे निपट पाएंगे, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके की लग रही हैं। हाँ, देखिए सेकेंड वेव का एक्सपीरियंस जो हमारा कहता है कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनमें ये सीवियरिटी बहुत कम पाया गया है कंपेयर टू अदर सेक्शन जो वैक्सीनेटेड नहीं था। जी जी। इवन हेल्थ केयर वर्कर्स भी पॉजिटिव हुए थे, लेकिन वो खांसी और बुखार से ही ठीक हो गए, उतना सीवियर नहीं हुए, उनको आईसीयू जाने की नौबत, वो वाला सेक्शन तो बहुत छोटा था। तो एज थर्ड वेव का भी सीवियरिटी अगर घटाना है, वैक्सीनेशन रखना है, लेकिन साथ में फिर वही बात है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन। और एम्स या एक अस्पताल किसी का इलाज नहीं कर सकता है, एम्स थोड़ा समर्थन कर सकता है, लेकिन बेड लिमिटेशन हर जगह है। लेकिन हर घर में एम्स वाली सुविधा हो सकती है, बस ये 4 चीज़ आपको भी फॉलो करना है। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा एम्स आने का, कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो सीवियर लोग होंगे वो आएंगे एम्स या किसी भी अस्पताल में। हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड कंट्री है हम, ये हमको मान के चलना पड़ेगा। हो ये रहा है कि अगर सारे अस्पतालों में सिर्फ कोविड का इलाज होगा तो दूसरे बीमारियों का क्या होगा। कैंसर जो फर्स्ट स्टेज में है वो बीमारी छूट जाता है, वो 3-4 महीने में वो लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। तो इस चीज़ों को हम लोगों को ध्यान देना होगा, जिम्मेवार बनना होगा एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज अ ह्यूमन बीइंग। मानवता खतरे में है पूरी दुनिया की। तो ये जब तक ये 3-4 चीज हम करते रहेंगे, मास्क चेहरे से हटकर अब लोगों की ठुड्डियों पर आ चुका है, इसे फिर चढ़ाने की जरूरत है। लेकिन जो अवेयरनेस है वो लोगों को खुद लानी होगी। हमारे आपके कहने से कितना प्रभाव पड़ेगा? हम तो बराबर कह रहे हैं, बराबर कार्यक्रम चला रहे हैं, आधे घंटे, 1-1 घंटे का कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप जैसे तमाम जो बड़े डॉक्टर्स हैं सभी लोगों की टीमों को बुला रहे हैं इसलिए कि उन्हें समझाया जा सके। लेकिन जो मास्क ठुड्डी पर आ गया है, इस जगह पर चिन्ह पर आकर लटका हुआ है, वो कब कान से टूट कर गिर जाएगा उसका धागा। तो लोग तो यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मास्क से मुक्ति मिले। मास्क तो अभी हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन के रहेगा और लंबे समय तक रहेगा। इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और मैं सेकेंड वेव का खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जिसने मौत नहीं देखा है या श्राद्ध का भोज नहीं अटेंड किया है। फिर भी लोग अगर गैर जिम्मेवार हैं तो ये हमें खुद इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि हम समाज को किधर ले जा रहे हैं। डॉक्टर क्या प्रभात, हमारे गैर जिम्मेवार, मुझे नहीं हुआ इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने घर के लोगों को नहीं कर सकता हूँ। मैं सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है इसको स्प्रेड को रोकने का, वो मास्क है। यूएसए ने गलती की, उन्होंने पोस्ट वैक्सीनेशन लोगों को उनकी इच्छा के हिसाब से मास्क लगाना या नहीं लगाना इस पे लिबरलाइज कर दिया। लेकिन अब सीडीसी ने लास्ट वीक वापस ब्रिंग बैक किया है, अपनी गलती को माना है और पोस्ट वैक्सीनेशन वाले लोगों को भी कंपलसरी किया है इंडोर में और वैसे जगहों पे कि जहां आपको मास्क लगा के ही जाना है। सो मास्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके 90% स्प्रेड को ख़त्म करता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं वैक्सीनेटेड हूँ या पोस्ट कोविड मेरा कोविड आईजीजी ज़्यादा है तो मेरे को इन्फेक्शन आया, मेरे को डिजीज नहीं हुआ। यदि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा तो वो इन्फेक्शन मैं दूसरे को दे रहा हूँ, सोसाइटी को दे रहा हूँ। तो मास्क सिर्फ आपको नहीं बचाता, सोसाइटी को भी बचाता है। ये याद रखना लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, सोसाइटी को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए और खुद की भी जागरूकता इससे साफ तौर पर दिखती है। इसका मतलब अगर आपका जो मास्क अगर ठुड्डी पर है तो समझिए कि अपने घर वालों को तो आप कर ही रहे हैं संक्रमित, बाहर में भी आपके जो चांसेस हैं होने के और किसी को देने के, दोनों ही बढ़ जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीता केवलानी हैं, उनसे भी बात करते हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। थर्ड वेव की चर्चा जब जब होती है बच्चों के चेहरे दिमाग में आने लगते हैं कि अगर बच्चों को हुआ तो फिर कैसे संभाल पाएंगे। तो डॉक्टर नीता, ये जो अभी ज़रूरी बातें हम लोग कर रहे हैं खासकर गाइडलाइंस के पालन को लेकर, और जो डेटा है वो डेटा अभी डरा रहा है। हालांकि डॉक्टर प्रभात की बात फिर हम कोट करना चाहेंगे कि यहाँ पर नवंबर, अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होगा फिर वहां से एक रफ्तार हमें देखने को मिलेगी, लेकिन वो कितना असरदार होगा ये बात की बात है। लेकिन बच्चों को लेकर डर मन में जरूर है। मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को कोविड बड़ों से होता है और जो मेरे तीनों कलीग्स अभी एम्फसाइज कर रहे हैं, अगर बड़े संभल के चलेंगे तो वो ये बीमारी बच्चों को ट्रांसमिट नहीं करेंगे। जी जी।
हम ये देख रहे हैं एज अ पीडियाट्रिशियन, पिछले महीने एंड ऑफ जून मिड जुलाई तक मैंने कम से कम 5 पोस्ट कोविड केसेस हम लोगों ने बचाए। एक बीमारी है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। जी जी। तो ये देखा गया कि कोविड से उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई बच्चों को, लेकिन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो ये करीब 4 से 6 हफ्ते अप टू 8 वीक्स देखा जा रहा है बच्चों में जी। इसमें इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन का जो रेसिडुअल इफेक्ट है उससे एक बॉडी में तूफान आता है और बच्चे बहुत सिक हो जाते हैं। हमारे अपने अस्पताल में हम लोगों ने 5 बच्चों को मौत के मुंह से निकाला है इस बीमारी से। जी। और बाकी अस्पताल कुर्जी, वात्सल्य और इनफैक्ट देश के बाकी हिस्सों में भी केस रिपोर्ट्स छप रही थी इस प्रॉब्लम की। जी। तो एज सच बड़ों और इन सभी बच्चों में ये पाया गया कि घर के किसी मेंबर को कोविड हुआ था, बुखार आया था, बच्चे को भी माइल्ड फीवर आया था, माता पिता की जांच हुई और अज्यूम कर लिया गया कि बच्चे को भी कोविड ही हुआ होगा ना। माता पिता को हो सकता है कि दिक्कत ज़्यादा हुई, बच्चे को उतनी नहीं हुई, लेकिन 2-2.5 महीने बाद पोस्ट कोविड उसी बच्चे को होता है तो वो जानलेवा हो जा रहा है। तो मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए जो जनता सुन रही है, मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि हमें बच्चों के केस में सिर्फ कोविड से नहीं डरना है, लेकिन कोविड होने के कम से कम 2 से 2.5 महीने बाद तक हो जाने वाली इस प्रॉब्लम को, जिसको MIS-C कहते हैं, उसके लिए बहुत संभल के रहना है। बिकॉज कोविड का डेथ रेट उतना नहीं है जितना MIS-C में बच्चे सीरियस हो जा रहे हैं, वेंटिलेटर पे चले जा रहे हैं और सिक हो जा रहे हैं। तो जनता को ये समझना होगा कि अपने बच्चे, देखिए उनका तो सब कुछ छिन चुका है कोविड के चलते। बिल्कुल। न प्री स्कूल वाले बच्चे प्री स्कूल जा पा रहे हैं, न जो बच्चे पढ़ रहे हैं बड़ी क्लासों में वो आगे बढ़ पा रहे हैं। अपने OPD में मैं जो अभी प्रॉब्लम्स देख रही हूँ वो है चिड़चिड़ापन, मोटापा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो बच्चे लिख नहीं रहे हैं, तो लिखावट में इतनी गिरावट, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो ये सब भी हम मिल रहा है समाज को बच्चों में। चलिए, आपने बच्चों की बात शुरू की तो जरा पूछ लेते हैं कि डॉक्टर अभिनव, क्या हालात हैं घर में, क्या चल रहा है? ठीक है, डॉक्टर अपने घर के बारे में बताए तो ज्यादा बेहतर है, बाकी लोग तो सुन ही रहे हैं। बच्चों पर कितना इसका असर पड़ रहा है? क्या अभी 2 साल से जो बच्चे घर में हैं, जिसको कहते हैं कुम्हला कर रह जाना, तो बच्चे कर क्या रहे हैं? जी, पहला ये 2 साल तक घर में रहने, बच्चों के रहने का नतीजा ये हो रहा है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई के टुवर्ड्स सीरियसनेस नहीं है। और स्कूल जाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि लाइफ में थोड़ी डिसिप्लिन आती है कि आई हैव टू गेट अप एट 6 बजे सुबह उठना है, बैग लेना है, स्कूल जाना है, वापस आना है, होमवर्क बनाना है, फिर जाना है। तो वो डिसिप्लिन आज के डेट में बच्चों में नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बच्चों के विकास के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। हर समाज के विभिन्न सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे एक स्कूल में आते हैं तो उनसे आपका पर्सनालिटी डेवलप करता है, कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बच्चे के अंदर जागरूकता आती है कि दुनिया को ऑब्जर्व कर सके थोड़ा सीरियसली, वो चीज़ लैक कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो मिस कर रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड। और हर चीज़ ये हो रहा है कि बच्चे बैठ के दिन भर अब कंप्यूटर ऑनलाइन के नाम पे बैठ रहे हैं, लंबे समय तक स्क्रीन देख रहे हैं, तो ये आंखों का समस्या आना शुरू हो गया। क्योंकि लंबे तक आप स्क्रीन जब भी देखेंगे तो आपके आंख के आंसू सूखेंगे तो फिर पावर घटेगा, फिर चश्मा लग जाएगा। कम उम्र में चश्मा लगने का एक कारण ये है कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और लंबे समय तक टेलीविजन देखना। तो कई चीजें आ रही हैं इसमें। और मॉनसून मोहंती जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर कई बातें हो रही हैं, बच्चों पर इसके प्रभाव के और दुष्प्रभाव को हम चर्चा में इसलिए ला रहे हैं ताकि जितने भी परिजन, बच्चों के जो माता पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। वैक्सीनेशन को लेकर कहा जा रहा है कि बच्चों पर भी ट्रायल की बात की गई और काफ़ी हद तक उसमें सफलता मिली, लेकिन ये पाया गया कि बच्चों के अंदर जो एक इम्यून सिस्टम है उसने काम किया और बच्चे बच गए। तो माता पिता काफ़ी निश्चिंत है। सर, माता पिता को ऐसा लग रहा है कि बच्चे का जो शरीर है भगवान ने कुछ ऐसा दे रखा है कि वो चार्ज रहते हैं और कोरोना वगैरह तो आता जाता रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ये बात सटीक है या उनको अपने दिमाग से इस बात को निकाल लेना चाहिए?
नहीं, बच्चों में ऑलरेडी वो आपका एंटीबॉडी का जो सिस्टम है वो अच्छा बेहतर रहता है, हमारे का जो एडल्ट में जैसा देखा जाता है उसमें से बेहतर रहता है। इसी वजह से उनमें ये कोरोना का जो असर है बहुत कम इम्पैक्टेड करते हैं। मगर एक मेरा जो कहना है कि हम लोग जो एडल्ट्स होते हैं हम लोग भी बहुत सारे गलतियां दोहराते हैं। हमने सेकेंड वेव में भी ये सारी चीज़ें सीख नहीं पाए। एक्चुअली आप देखेंगे जितना भी केसेस दूसरा लेयर में मिले थे वो सब आपका देखेंगे तो बंद रूम वाला रूम में ही मिले थे। अभी भी हम मास्क को बाहर के लिए लोगों के लिए बात कर रहे हैं, मगर जो इंडोर्स हैं, जो बड़ा ऑफिसेस हैं या मॉल्स हैं या आपका ऐसी स्टोर्स हैं, वहाँ के अंदर अगर हम मास्क नहीं पहन रहे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है हम कोविड को ये करने के, इन्फेक्ट होने का। तो घर में भी हम जब रहते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं ये सारी चीज़ें कि जब हम बाहर से जाते हैं वो आपको हैंड सैनिटाइज करना है, या आपका अगर आपको सर्दी बुखार है तो इमीडिएटली खुद को आइसोलेट करना है और बच्चों से अपना दूसरे परिवारों से दूर रहना, तब जाकर आप ये सारे चीज़ों को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। ये दूसरे लेयर में ये जब भी हम काम करते थे तब ये चीज़ें हमको नज़र में आता था, ये सारी चीज़ें कि एक घर में एक जन आता है और इतना सारे लोग कैसे प्रभावित होते थे, सारे कैसे पॉजिटिव होते। सिर्फ एक ही था कि वेंटिलेशन का कमी, एक रूम में वेंटिलेशन अगर जहाँ पर नहीं होता है तो वहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है इन्फेक्शन फैलाने का। तो जितने भी बड़े ऑफिसेस हैं मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि सारे लोग अपना ऑफिसेस में मास्क पहन के रहें। ये मत सोचिए कि मैं अपना चैम्बर में बैठा हूँ और बंद रूम है और मास्क खोल दिया तो मैं भी पॉजिटिव हो सकता हूँ। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान रखना है और घर में भी कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर्स हैं उसको मानना जरूरी है, अगर बच्चों को ये सबसे दूर रखना है। चलिए, 2020 वाली आदत एकदम अभी भी लेके चलनी है और माँ बाप जो हैं घबराएं नहीं, लेकिन ये बात जरूर है, चिंता का विषय है कि बच्चों को आप ही देंगे कुछ, क्योंकि जन्म तो आपने दिया और बाहर आप ही जा रहे हैं तो आप ही कुछ न कुछ लेकर आएंगे, कोरोना से मिलता जुलता सिम्टम आप उसे देंगे। लेकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर्स यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, पूरी टीम बैठी हुई है, ये यही समझाने की आपको कोशिश कर रही है कि ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, और अगर बाहर निकले और घर की तरफ लौटें तो याद कीजिएगा कि 2021 में किस तरीके से आपने इसे अपनी जीवन शैली में ढाला, 2020 में कैसे प्रैक्टिस में लिया था आपने। तो इन चीज़ों को, इन आदत को ज़्यादा बढ़ाना है, मास्क का प्रयोग करना है, जितना हो सके बिल्कुल करना है। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन है। प्रभात रंजन साहब, अक्सर लोगों के सवाल इस बात को लेकर आते हैं कि ये कब जाएगा कोरोना? नहीं, ये कोविड जो 19 आपका आया है ये एक नेचुरली डेवलप्ड डिस्टॉर्टेड वायरस है। पॉलिटिकली इस पे बहुत डिबेट हुआ, चाइना ने बनाया है या मैन मेड है या बायोलॉजिकल वेपन है। जी जी। लेकिन साइंटिफिकली जो हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड है ओरिजिनल, वो इसको मान चुका है कि नेचुरली डेवलप्ड डिस्टॉर्टेड वायरस है और ये आरएनए वायरस है। तो आप ध्यान से एक बात देखेंगे, मैं पहले भी बोला हूँ, हमारे दादाजी 6 फीट के होते थे, मैं 5.5 फीट का और उससे छोटा हो गया हूँ। तो हम में भी म्यूटेशंस होते जा रहा है, हम भी छोटे होते जा रहे हैं। जी जी। तो नेचर है। तो ये आरएनए वायरस ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ये ज़्यादा म्यूटेट होते हैं, और ये म्यूटेट इसलिए नहीं होते हैं कि उनको दूसरों को मारना है, वो म्यूटेट इसलिए होते हैं कि उनको अपने को सर्वाइवल के लिए म्यूटेट होते हैं। वो अपने सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए म्यूटेट होते रहेंगे और हम उनको स्प्रेड करते रहेंगे। सो आपकी इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी जब जब लो होगी सोसाइटी की, ये आएगा और बार बार ये अभी आपको 3-4 साल तक तंग करेगा। ये मैं पहले के भी इंटरव्यू में बताया हूँ कि इसके साथ सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या है कि लोकल इम्यूनिटी डेवलप नहीं करता है। जो आपका रूट ऑफ इंटरेंस है नेजल म्यूकोसा या ओरोफेरिंग्स का म्यूकोसा, जी जी, वहाँ पे कोविड IgA नहीं बनता। बाकी डिजीज में इन्फ्लुएंजा, अदर वायरल डिजीज जो रेस्पिरेटरी के हैं वहाँ पे, चलिए इसलिए देखिए बढ़िया लाइन इन्होंने बता दी है कि सितंबर से चलिए इसकी गति तो बढ़ेगी, लेकिन 3-4 साल के लिए एकदम पैकेज तैयार रखिए, मास्क वास्क बिल्कुल लगाइए, नियमों का पालन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा में शामिल होने के लिए, लोगों को इतना बढ़िया जानकारी देने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।